सो हेलो डीमन स्लेयर फैन, पिछले 2 पार्ट में हमने कवर किया था कोकोशिबो की फाइट को और उसके बाद भी 2-3 चैप्टर्स बाकी रह गए थे जो कि थे कोकोशिबो की बैक स्टोरी की। तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं कवर कर लूँ कोकोशिबो की बैक स्टोरी और साथ ही यूरिची की बैक स्टोरी को और कोकोशिबो डीमन कैसे बना था हमको इस बैक स्टोरी में वो भी पता चलेगा। और फिर जो सबसे बेस्ट फाइट है कोकोशिबो फाइट वो भी इस चैप्टर में खत्म हो जाएगी। मतलब इस वीडियो में पूरी कोकोशिबो फाइट खत्म हो जाएगी और उसके बाद स्टार्ट होगी मुजान फाइट को जो कि फुल ऑन फाइनल बैटल होने वाला है और साथ ही में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो इस वीडियो में खत्म करते हैं कोकोशिबो की बैक स्टोरी को और साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे भी प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर देना। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन मिलेगी मेरी वीडियो को। बिना टाइम वेस्ट करे चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट द बेस्ट आर्क के डीमन स्लेयर किमित्सु नो याइबा इन्फिनिटी कैसल आर्क। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पिछला रिकैप कर लेते हैं जिससे आपको पिछले पार्ट में क्या हुआ था वो याद रहे। मैं बनूंगा। फिर उसके बाद कोकोशिबो अपने से ही एक क्वेश्चन करता है, क्या ये समुराय है? क्या ये समुराय का लुक है? और क्या ये समुराय का फॉर्म है जो कि मैं बचपन से बनना चाहता था? फिर कोकोशिबो नोटिस करता है कि मिचिरो ने जिधर पे उसके शरीर में तलवार घुसाया था उस जगह डिसइंटीग्रेट होने लगती है। धीरे धीरे करके उसकी पूरी बॉडी डिसइंटीग्रेट हो रही थी। लेकिन कोकोशिबो सोच रहा था कि मैं इतना जल्दी हार नहीं मान सकता। फिर उसे याद आती है यूरिची की बात जिसने यूरिची कहा था कि ये बात दिल दहलाने वाली रहेगी ब्रदर। कोकोशिबो को खुद के एक्शन पे शर्म आती है और फिर धीरे धीरे वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है और इस टाइम पे कोकोशिबो पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाता है और वो समझ जाता है कि वो बस अपने भाई यूरिची जैसा बनना चाहता था। और इस टाइम पर आके कोकोशिबो की अपर मून 1 की फाइनली मौत हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाई जाती है कोकोशिबो और यूरिची की बैक स्टोरी को। लेकिन उससे पहले हम कोकोशिबो और यूरिची की बैक स्टोरी को जाने। आप लोग वीडियो को लाइक तो कर दिए होंगे और साथ ही कमेंट भी कर देना जिससे यूट्यूब को लगे कि इस वीडियो में कई मेहनत करी गई है और वो उस वीडियो को नई ऑडियंस तक पहुंचाए। बैक टू द वीडियो। कोकोशिबो अपनी बैक स्टोरी को खुद ही बताता है। वो बताता है कि जो इंसान किसी से जलते नहीं है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो अभी तक ऐसे इंसान से नहीं मिले जो कि उनसे बेहतर हो और उन्हें हराने का कोई भी रास्ता ना हो। कोकोशिबो बताता है कि मैं और यूरिची ट्विंस ब्रदर थे और जिस टाइम पे वो और यूरिची पैदा हुए थे उस टाइम पे ट्विंस को अनलकी मानते थे, एक अपशगुन मानते थे क्योंकि ट्विंस ब्रदर में उन्होंने सक्सेसरशिप के लिए हमेशा लड़ाई होती थी। वो देखते हैं कि यूरिची जब पैदा हुआ था तो उसके माथे पे एक अजीब सा ही निशान था और क्योंकि ट्विंस ब्रदर को उस टाइम पे अपशगुन यानी कि अनलकी मानते थे तो उनके फादर ने एक ऑर्डर दिया यूरिची को मार देने का। लेकिन ये चीज जैसे ही यूरिची के मॉम को पता चली उन्होंने अपना आपा खो दिया और अपने पति पर ही हमला कर दिया। इस वजह से ये डिसाइड हुआ कि जब यूरिची 10 साल का हो जाएगा तो उसे मंदिर भेज दिया जाएगा और एक क्रिस्ट बना दिया जाएगा। जिस वजह से मिचाक्सु को, जो कि कोकोशिबो का नाम था ह्यूमन लाइफ है, मिचाक्सु को बहुत ज्यादा दया आती थी यूरिची पर और मिचाक्सु और यूरिची को भी अलग रखा जाता था। उन दोनों को साथ में भी नहीं रखा जाता था। जहाँ मिचाक्सु को खाने के लिए अच्छा खाना, ट्रेनिंग, कपड़े दिया जाते थे वहीं यूरिची को कुछ भी नहीं दिया जाता था और एक छोटे से रूम में रखा जाता था जिसमें भी अच्छी तरीके से फैसिलिटीज नहीं थी और यूरिची का बाहर जाना भी अलाउ नहीं था। जिस वजह से मिचाक्सु को यूरिची पे बहुत ही ज्यादा दया आती है और जब भी उसकी मॉम अपने कमरे से बाहर निकलती है यूरिची भागते हुए जाता है और अपनी मम्मी को लेफ्ट साइड पे हक कर लेता है और अपनी मम्मी से हमेशा चिपक कर ही रहता था। और एक दिन जब मिचाक्सु के फादर मिचाक्सु को नहीं देख रहे थे तो वो चिपके से यूरिची के रूम में चला जाता है और उसे एक फ्लूट देता है। यूरिची काफी ही डिफरेंट और अलग टाइप का इंसान था, ना ही वो कुछ बोलता था और ना ही किसी का जवाब देता था जिस वजह से गाँव वालों का मानना था कि वो बहरा है। तो एक दिन मिचाक्सु अपनी रेगुलर ट्रेनिंग को कर रहा था तो वहाँ पे यूरिची भी खड़ा था और उस टाइम पे यूरिची पहली बार मिचाक्सु से कहता है, क्या तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट समुराय बनने का सपना है? और एकदम से यूरिची के मुंह से ये सुनकर मिचाक्सु शॉक हो जाता है और वो जो लकड़ी की बनी तलवार से ट्रेनिंग कर रहा था उसके हाथ से वो तलवार भी छूट जाती है। और फिर यूरिची स्माइल करता है और कहता है कि अगर तुम दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट समुराय बनोगे तो तुम्हारे पास सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट समुराय मैं बनूंगा। हालांकि मिचाक्सु के उसके ऊपर दया तो आती थी लेकिन वो यूरिची को पसंद नहीं करता क्योंकि मिचाक्सु को ऐसा लगता था कि यूरिची रोतुड़ बच्चा है जो कि अपनी मम्मा को देख के बार बार अपनी मम्मी के पास भाग जाता था और ऐसा एक कायर इंसान ही करता है। इसके बाद मिचाक्सु जब भी स्वॉर्ड ट्रेनिंग करा करता था यूरिची उसे दूर से देखा करता था और एक दिन मिचाक्सु के ट्रेनर को यूरिची के ऊपर दया आती है और वो यूरिची को कहते हैं, क्या तुम शॉट चलाना चाहोगे? वो यूरिची को स्वॉर्ड पकड़ना सिखाता है और स्वॉर्ड पकड़ के कैसे खड़ा रहते हैं वो भी बताता है और कुछ बेसिक टिप्स बताता है। जिसके बाद यूरिची को कहता है कि तुम मेरे ऊपर ये स्वॉर्ड से हमला करो और यूरिची वैसा ही करता है। और फिर मिचाक्सु और मिचाक्सु के ट्रेनर शॉक हो जाते हैं क्योंकि यूरिची बहुत ही तेजी से मिचाक्सु के ट्रेनर के ऊपर हमला करता है और अपने 4 अटैक से मिचाक्सु के ट्रेनर को जमीन पर गिरा देता है और उसके ट्रेनर बेहोश हो जाते हैं। और ये काम एक 7 साल का बच्चा जो कि पहली बार तलवार पकड़ के करता है। जिसके बाद यूरिची का इंटरेस्ट समुराय बनने में रहा ही नहीं। और फिर मिचाक्सु के ट्रेनर को मारने के बाद यूरिची को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और उसे अंदर से बहुत ही गिल्टी फील होता है। लेकिन मिचाक्सु को ये जानना था कि यूरिची ने ऐसा करा कैसे। जिसके बाद यूरिची उसे बताता है कि जैसे ही ट्रेनर ने सांस ली तो उसके लंग्स फैल गए जिस वजह से मुझे पता चल गया कि वो कैसा मूवमेंट करने वाला है और किस जगह से अटैक करने वाला है। 7 साल के मिचाक्सु को, जिसको ये चीज समझने में बहुत ही ज्यादा
ज्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो ये तो समझ गया था कि यूरिची को चीजों के आर पार भी दिखता है। और फिर उस टाइम पे पहली बार मिचाक्सु को यूरिची से जलन वाली फीलिंग आती है कि यूरिची मुझसे इतना पावरफुल कैसे हो सकता है और ये इतना ज्यादा टैलेंटेड कैसे हो सकता है। लेकिन इतना गॉड गिफ्टेड होने के बाद भी यूरिची को समुराई बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, जिसके बाद वो कहता है कि इससे बेहतर होगा कि मैं तुम्हारे साथ पतंग उड़ाऊं। जिसके बाद मिचाक्सु समझ जाता है कि यूरिची के टैलेंट की वजह से यूरिची को मंदिर ना भेज के मुझे प्रिंस बनने के लिए मंदिर भेज दिया जाएगा। मिचाक्सु ये सब सोच ही रहा था कि वहाँ पे यूरिची आ जाता है और कहता है कि अब हम दोनों की मम्मा इस दुनिया में नहीं रही और इसलिए वो इस घर को कल सुबह ही छोड़ के चला जाएगा। लेकिन वो मिचाक्सु को कभी नहीं भूल सकता और उसकी दी गई फ्लूट वो मरते दम तक अपने साथ रखेगा। फिर उसके बाद मिचाक्सु अपनी मम्मी की दी गई डायरी पढ़ता है, जिसमें लिखा था कि यूरिची जानता था कि उसके कमाल के टैलेंट की वजह से नेक्स्ट सक्सेसरशिप उसे ही मिलेगी, इसलिए वो घर छोड़कर चला गया। और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि उसकी मम्मी का लेफ्ट साइड पूरा पैरालाइज हो गया था, इसलिए यूरिची जब भी अपनी मम्मा को देखता था वो भागा दौड़ा चला जाता था अपनी मम्मी के लेफ्ट साइड को हक करते हुए उन्हें सपोर्ट करने के लिए। तब मिचाक्सु को समझ में आता है कि यूरिची डरपोक नहीं था, वो तो इतना ज्यादा समझदार था कि वो जानता था कि उसकी मम्मी को बीमारी है और 10 साल से ये बीमारी होने के बाद भी मिचाक्सु को एक भनक तक नहीं पड़ी कि उसकी मम्मी को बीमारी है, जिस वजह से मिचाक्सु की जेलसी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और बस वो यही सोच रहा था कि यूरिची कैसे भी मारा जाए। इसके बाद यूरिची और मिचाक्सु के फादर ये सोचते हैं कि यूरिची को ये अगला सक्सेसरशिप बनाएंगे, जिस वजह से वो एक इंसान को भेजते हैं यूरिची को टेम्पल में लाने के लिए, लेकिन यूरिची वापस से टेम्पल कभी आया ही नहीं। इसके बाद वो सोचने लगते हैं कि शायद यूरिची के साथ कोई हादसा हुआ है जिसमें यूरिची मारा गया, लेकिन यूरिची जो कि जिंदा था उसने कभी भी अपनी फैमिली के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं किया। जिसके 10 साल बाद हम देखते हैं मिचाक्सु की अब शादी हो चुकी है और उसके बच्चे भी है और उसकी एक फैमिली भी है। लेकिन एक दिन मिचाक्सु के सैनिक और मिचाक्सु से एक डीमन का सामना हो जाता है और डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, वो मिचाक्सु के सारे सैनिकों को मार देता है और फिर उसके सैनिकों को मारने के बाद वो मिचाक्सु की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे यूरिची आ जाता है और अपने एक ही अटैक में उस डीमन को मार देता है। यूरिची मिचाक्सु से माफी मांगता है कि वो बहुत ही ज्यादा लेट आया और वो उसके सैनिकों को नहीं बचा पाया, लेकिन मिचाक्सु ये देखने के बाद कि यूरिची उससे भी ज्यादा पावरफुल है और उसी दिन से जैसे कि यूरिची ने मिताक्सु के सारे भी सुख चैन को छीन लिए हो। जिसके बाद मिताक्सु अपनी फैमिली को छोड़ देता है और एक डीमन स्लेयर बन जाता है यूरिची की तरह, और इसी जेलसी के कारण वो अपनी फैमिली को भी छोड़ देता है ताकि वो यूरिची जितना ताकतवर बन सके। और फिर मिचाक्सु के डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन करने के बाद उसे पता चलता है कि यूरिची ने ही सबको ब्रीथिंग स्टाइल सिखाया है, नहीं तो इससे पहले सारे डीमन स्लेयर बस अपनी स्ट्रेंथ और अपने स्वॉर्ड से ही फाइट करा करते थे। हालांकि उन्होंने सन ब्रीथिंग को तो नहीं सीख पाया क्योंकि सन ब्रीथिंग इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि कोई भी डीमन स्लेयर उसे नहीं सीख पा रहा था, लेकिन उसके बाद सभी डीमन स्लेयर ने अपनी अपनी ब्रीथिंग स्टाइल को इन्वेंट किया, जैसे कि वाटर ब्रीथिंग, फ्लेम ब्रीथिंग, थंडर ब्रीथिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, और ये सब चीजें उन्हें यूरिची सिखाता है। जिसके बाद डीमन स्लेयर्स की पावर बढ़ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिचाक्सु का मार्क भी अनलॉक हो गया है और क्योंकि वो यूरिची का सगा भाई है उसके बावजूद भी वो सन ब्रीथिंग को नहीं सीख पाता है और फिर ना चाहते हुए भी उसे खुद की एक ब्रीथिंग बनानी पड़ती है विच इज मून ब्रीथिंग, जो कि सन ब्रीथिंग से पावरफुल नहीं है। फिर धीरे धीरे डीमन स्लेयर कॉर्प्स को पता चलता है कि जो उन्होंने अपने मार्क को अनलॉक तो किया है लेकिन उसकी एक कीमत भी है विच इज उनकी लाइफ, और वो अब सिर्फ 25 साल तक ही जिंदा रह सकते हैं। जैसे ही ये बात सारे डीमन स्लेयर कॉर्प्स को पता चलती है वो बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जनरेशन कुछ ही सालों में खत्म होने वाली है, और इस चीज से खुद मिचाक्सु भी बहुत ज्यादा परेशान था। जिसके बाद उसकी मुलाकात होती है मुजान किबुत्सुजी, जो कि मिचाक्सु को एक ऑफर देता है कि तुम्हें अमर बनने के लिए एक डीमन बनना पड़ेगा, और फिर थोड़ी देर ही सोचने के बाद मिचाक्सु उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद मिचाक्सु बन जाता है द अपर मून वन कोकोशिबो, एंड ऑफ कोर्स डीमन बनने के बाद वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स को छोड़ देता है और उल्टा उन्हें हर्ट करना स्टार्ट कर देता है। और फिर उसकी मुलाकात होती है यूरिची से, जो कि 80 साल से भी ज्यादा उम्र का हो चुका था, और क्योंकि यूरिची एक ही अटैक में ऑलमोस्ट कोकोशिबो की गर्दन को काट देता है और फिर उसके बाद यूरिची वहीं पे अपनी बुढ़ापे की वजह से अपने पैरों पर ही खड़े खड़े मर जाता है, वो भी बिना कोकोशिबो से हारे, और यहाँ तक कि मुजान ने भी उसे एक कट तक भी नहीं दे पाया। जिसके बाद कोकोशिबो की जेलसी और गुस्सा बहुत ज्यादा ही बढ़ जाता है, और इतनी परफेक्शन से यूरिची था जिसकी वजह से कोकोशिबो को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो उसकी मरी हुई बॉडी पर ही अपना सबसे पावरफुल अटैक करता है और उसकी बॉडी को आधा काट देता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका कोकोशिबो को तो तब लगता है जब यूरिची को काट देने के बाद यूरिची के कपड़े में से एक लकड़ी की बनी हुई फ्लूट निकलती है, और ये फ्लूट खुद कोकोशिबो ने बचपन में यूरिची को दी थी, और यूरिची ने 7 साल की उम्र में कोकोशिबो को कहा था कि ये फ्लूट उसे वो मरते दम तक संभाल के रखेगा, और वैसा ही हुआ। और ये देखने के बाद अपर मून वन कोकोशिबो के आंखों से आंसू आने लगते हैं, और कोकोशिबो ये सोचने लगता है कि उसके डीमन बनने के बाद भी उसका भाई यूरिची उससे कितना ज्यादा प्यार करता था। लेकिन यूरिची के हर चीज में परफेक्ट होने की वजह से कोकोशिबो हमेशा उससे जला करता था। कोकोशिबो बताता है कि वो 400 सालों तक जिंदा रहा, यहाँ तक कि उसने अपने फैमिली के बारे में भी भूल गया, लेकिन वो कभी भी यूरिची की शक्ल को नहीं भुला पाया। उसका चेहरा एकदम सूरज की
की किरणों की तरह था और लोग चाहते थे कि योरिची हमेशा उनके साथ रहे। लेकिन कोकोशिबो हमेशा उसे सरपास करने की कोशिश करता था और इस वजह से उसने अपनी फैमिली, इंसानियत, सब चीज को छोड़ दिया और अंत में वो डिसइंटीग्रेट होके गायब हो गया। योरिची को मिटाने की तो दूर की बात, उसके बनाए गए ब्रीथिंग सन ब्रीथिंग को भी वो और मुजान मिलकर भी नहीं हरा पाए, जबकि वो लोग चाहते थे कि सन ब्रीथिंग यूज करने वाले सारे डीमन स्लेयर कॉर्प्स को मार दिया जाए। और फिर अपने आखिरी समय में कोकोशिबो योरिची से पूछता है कि हम दोनों जब सगे भाई थे तो हम दोनों में इतना डिफरेंट क्यों था? और यही कहते हुए वो डिसइंटीग्रेट भी हो जाता है और उसके डिसइंटीग्रेट होने के बाद हम देखते हैं कि वही सेम फ्लूट जो कि उसने योरिची को बचपन में दी थी और योरिची ने अपने मरते दम तक उसे संभाल के रखी थी, वही सेम फ्लूट कोकोशिबो के कपड़ों से निकलती है। कोकोशिबो भले ही डिसइंटीग्रेट हो गया था, लेकिन सानिमी कोकोशिबो के ऊपर लगातार अटैक कर रहा था और ये देख के गियोमी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और सानिमी को रोकने के लिए बोलता है, लेकिन वो रुकता ही नहीं है। जिसके बाद गियोमी सानिमी को पकड़कर रोकता है तो वो देखता है कि सानिमी बेहोश है और वो अपनी बेहोशी की हालत में लगातार कोकोशिबो के ऊपर अटैक कर रहा है, जिस वजह से गियोमी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तो उसकी नजर जाती है गेन्या की तरफ, जिसकी बॉडी आधी कटने के बाद भी वो जमीन पर गिरा था और जिंदा था, जिसको देखने के बाद गियोमी भागते हुए गेन्या के पास जाता है, इतनी बुरी हालत में भी जिंदा था। जिसके बाद गेन्या गियोमी को कहता है कि मेरी छोड़ो और म्यूचुरी को देखो, और ये देखने के बाद गियोमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद वो सानिमी को गेन्या के पास लिटा देता है। गेन्या देखता है कि उसका भाई सानिमी जिंदा है तो वो थोड़ा सा रिलीफ फील करता है। जिसके बाद गियोमी जाता है म्यूचुरी के पास, जिसकी आधी बॉडी कटी हुई थी और वो खुली आंखों से आसमान की तरफ देख रहा था, यानी कि छत की तरफ देख रहा था, और इस टाइम तक म्यूचुरी की डेथ हो चुकी थी। जिसको देखने के बाद गियोमी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और फिर कहता है कि तुम्हारे बिना और गेन्या के बिना हम कभी भी अपर मून 1 को नहीं हरा सकते, और आज ही वो दिन होगा जिस दिन हम मुजान को हराएंगे और फिर हम तुमसे मिलने जरूर आएंगे। जिसके बाद गियोमी म्यूचुरी की आंखों को बंद करता है और कहता है कि अब तुम पीसफुली सो जाओ आराम से। और जैसे ही गियोमी आंखें बंद करता है म्यूचुरी की आंखें खुलती है आफ्टर लाइफ में, जहाँ पे वो देखता है अपने भाई को। उसका भाई रोते हुए कहता है कि तुम इधर मत आओ, अभी तुम्हारा टाइम नहीं हुआ है। जिसको देखने के बाद म्यूचुरी भी रोने लगता है कि उसने इतनी मेहनत करी लेकिन फिर भी उसका भाई उससे खुश नहीं है और उल्टा उसे वहां से जाने के लिए कह रहा है। जिसके बाद म्यूचुरी का भाई कहता है कि तुम उधर पे रुके क्यों, तुम उधर पे मरे क्यों, तुम उधर से भाग सकते थे, अभी तुम्हारी उम्र सिर्फ 14 साल की है। जिसके बाद म्यूचुरी कहता है कि मैं उधर से भाग तो सकता था लेकिन मैं अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ सकता था। और इसके बाद म्यूचुरी कहता है कि जब से हमारी फैमिली मारी गई है हमने कई सारे बुरे टाइम को देखा है, लेकिन जब से उसने डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन किया उसने कई सारे नए फ्रेंड्स बनाए और थोड़े टाइम के लिए ही, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खुश था और उन लोग के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करा है और मैं उधर से भागा नहीं, इस चीज का मुझे जरा सी भी रिग्रेट नहीं है। और फिर वो अपने भाई से कहता है कि प्लीज ऐसी बातें मत करो, तुम्हारे इतना कहने से मुझे इतना ज्यादा दर्द होता है कि पूरे लाइफ टाइम में इतना दर्द कभी भी नहीं। जिसके बाद म्यूचुरी का भाई उसे सॉरी कहता है और कहता है कि मैं बस ये चाहता था कि तुम मारे मत जाओ जैसे मैं और हमारी फैमिली मारी गई। इसके बाद हम देखते हैं सानिमी को, जिसको होश आ गया है और क्योंकि गियोमी ने गेन्या के सामने ही सानिमी को लिटा रखा था तो उसके होश आते ही उसके सबसे पहली नजर जाती है गेन्या की तरफ, जो कि इतनी बुरी हालत में था। जिसके बाद सानिमी काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और गेन्या को कहता है कि तुम मरना मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। जिसके बाद गेन्या माफी मांगते हुए कहता है कि अब उसका कुछ भी नहीं हो सकता और वो सानिमी से माफी मांगता है कि वो किसी भी काम का नहीं था, जिस पर सानिमी उसे ऐसा कहने से मना करता है और मरने के लिए भी मना करता है। जिसके बाद गेन्या डिसइंटीग्रेट होते हुए सानिमी को थैंक यू बोलता है, जिस पर सानिमी कहता है कि वो अपने भाई को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और वो किसी भी काम का नहीं है। जिसके बाद गेन्या मरने से ठीक पहले कहता है कि तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई थे और मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम बेमौत ना मारे जाओ जैसे कि मैं और हमारी फैमिली मारी गई है। और ये कहते हुए गेन्या पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाता है। जिसके बाद सानिमी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है क्योंकि उसने अपने आखिरी बचे फैमिली मेंबर को भी खो दिया था। फिर इसके बाद उधर पे गियोमी आ जाता है और सानिमी को कहता है कि खड़े हो जाओ सानिमी, अभी भी हमें मुजान को मारना है और हम गेन्या और म्यूचुरी का सैक्रिफाइस वेस्ट नहीं जाने दे सकते। एंड फिर इधर पे हो जाती है अपर मून 1 की डेथ और उसकी बैक स्टोरी इसी पैनल पे हो जाती है खत्म। उसके बाद स्टार्ट होती है फाइट मुजान के साथ, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन एंड करने से पहले आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, फटाक से वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे भी प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर देना। मुजान फाइट बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूंगा। और इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट तुम्हें कौन सा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और क्या ये वीडियो देखने के टाइम तुम इमोशनल हुए कि नहीं? मैं इसे रिकॉर्ड करने के टाइम काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, आपको मेरी वॉइस में भी पता लग रहा होगा। सबसे इमोशनल बैक स्टोरी जो मुझे लगी है वो इस टाइम की ही लगी है और यही फाइट मेरे को सबसे बेस्ट लगी थी। बाकी आपको कौन से पूरे डीमन स्लेयर की फाइट सबसे अच्छी लगी है? इधर मैं सिर्फ इन्फिनिटी कैसल आर्क की बात कर रहा हूँ। चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टिल देन टेक केयर, बाय बाय।